नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। आचार्य चाणक्य, सदियों पुरानी बातें, लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी। बिल्कुल। हमारे पास चाणक्य नीति फॉर बिजनेसमैन के कुछ अंश हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनमें छिपे ज्ञान को आज के बिजनेस के नजरिए से समझें। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चाणक्य की नीतियां वो सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं थी। सही कहा। हम देखेंगे कि उनके सूत्र आज के लीडर्स, आज की कंपनियों के लिए कितने सटीक बैठते हैं, चाहे वो अनुशासन हो या सीखने की लगन या फिर सही सलाहकार चुनना। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज यही है, चाणक्य के 5 खास सूत्रों को खंगालना और देखना कि ये एलन मस्क से लेकर सत्या नडेला जैसे लीडर्स की सफलता में कैसे झलकते हैं। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। पहला सूत्र अनुशासन से जुड़ा है। चाणक्य कहते हैं 5 साल तक बच्चे को प्यार करें, 10 साल तक अनुशासन में रखें और 16 साल की उम्र में उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। ये तो सुनने में पेरेंटिंग सलाह जैसी लगती है। हाँ। ऊपर से देखें तो यही लगता है, लेकिन अगर इसे बिजनेस के लिहाज से देखें तो मतलब है कर्मचारियों को, टीम को सही दिशा देना, उन्हें अनुशासित करना। जरूरत से ज्यादा ढील देना या अनदेखी करना वो प्रतिभा को पनपने नहीं देता, बल्कि उसे खत्म कर सकता है। अच्छा। ये एक तरह से टफ लव जैसा है, जो जरूरी है ताकि क्षमता पूरी तरह उभर कर सामने आए। टफ लव। इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है जो इसे ठीक से समझा सके? सम्राट अशोक का उदाहरण वो मेरे दिमाग में आता है। कलिंग युद्ध से पहले अशोक बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन काफी हद तक अनियंत्रित शासक माने जाते थे। अच्छा। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, ताकतवर थी, पर उसमें वो अनुशासन नहीं था जो एक स्थायी साम्राज्य के लिए जरूरी है। आप सोचिए, जैसे कोई बहुत ही टैलेंटेड स्टार्टअप हो, जोश से भरा हुआ, हाँ। पर कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, बस भाग रहे हैं। और फिर कलिंग युद्ध हुआ, जिसने सब बदल दिया। हाँ। वो कलिंग का नरसंहार अशोक के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें एहसास हुआ कि बिना दिशा, बिना अनुशासन के उनकी जो अपार शक्ति है, प्रतिभा है, वो असल में विनाशकारी साबित हो रही है। ये उनके लिए एक बहुत कठोर सबक था कि बेलगाम ताकत वो आत्मविनाश की ओर ले जाती है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कैसे लागू किया अनुशासन? उन्होंने अपनी सेना के लिए कठोर ट्रेनिंग शुरू की, नियम कायदे सख्त किए, और सबसे अहम क्या, वो खुद बौद्ध धर्म के शांति और अनुशासन के सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया। वो खुद एक मिसाल बने। अच्छा, खुद उदाहरण पेश किया। जी। कहा जाता है कि जब एक सैनिक ने ज्यादा मेहनत और थकान की शिकायत की, तो अशोक ने कहा था, अनुशासन ही थकान को जीत में बदलता है। ये सिर्फ शारीरिक अनुशासन नहीं था, ये सोच का, लक्ष्य का अनुशासन भी था। और इसका नतीजा क्या हुआ फिर? हिंसा छोड़ने के बाद भी उनका साम्राज्य टिका रहा? न सिर्फ टिका रहा, बल्कि और फला फूला। अशोक ने हिंसा तो छोड़ दी, लेकिन उनके अनुशासित साम्राज्य ने फिर शिक्षा, व्यापार, जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ। उनकी नीतियां आज भी शासन कला का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती हैं। अनुशासन ने उनकी ताकत को विनाश से हटाकर निर्माण की ओर मोड़ दिया। ये तो कमाल का उदाहरण है। क्या आज के बिजनेस वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ दिखता है? बिल्कुल। 2008 के आसपास टेस्ला की हालत देखिए। कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी। हाँ, मुझे याद है। एलन मस्क ने उस समय जो किया, उसमें अशोक की झलक दिखती है। उन्होंने जबरदस्त अनुशासन लागू किया। किस तरह का अनुशासन, मतलब क्या किया उन्होंने? मस्क ने खुद दिन रात काम किया, अपनी टीम से भी यही उम्मीद की, इंजीनियरों से परफेक्शन की मांग की गई, साधारण डिजाइन को तुरंत खारिज कर दिया जाता था। अच्छा। हर कोई अपनी जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह था। उस वक्त मॉडल एस पर फोकस करने का फैसला, वो एक कठोर अनुशासित कदम था। हाँ, ये तो था। जब लोग उनकी सख्ती पर सवाल उठाते थे, तो उनका जवाब होता था कि अगर आज ढील दी तो कल टेस्ला नहीं बचेगा। और परिणाम हम सब जानते हैं। टेस्ला आज दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनियों में से एक है। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है इस सूत्र से? देखिए, सबक सिर्फ ये नहीं कि अनुशासन अच्छा है, बल्कि ये कि अनियंत्रित प्रतिभा, चाहे वो एक व्यक्ति की हो, सेना की हो या कंपनी की, वो अपने ही बोझ तले दब सकती है। चाणक्य, अशोक और मस्क तीनों के उदाहरण यही बताते हैं कि एक ढांचा, एक अनुशासन ही उस प्रतिभा को सही दिशा देकर टिकाऊ सफलता में बदल सकता है। जरूरत से ज्यादा ढील देना वो कमजोरी है, प्यार नहीं।
बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो हुआ पहला सूत्र। अब दूसरे सूत्र पर आते हैं, निरंतर सीखने की ललक। चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी विद्या और धन का अर्जन करना चाहिए मानो वो कभी नहीं मरेगा, हर दिन कुछ सीखें। इसका बिजनेस से क्या कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है। आज का बिजनेस माहौल कितनी तेजी से बदल रहा है। हाँ, बहुत तेजी से। अगर आप रोज कुछ नया नहीं सीख रहे, अपने ग्राहक के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, नई तकनीक के बारे में, तो आप पिछड़ रहे हैं। ज्ञान ही वो पूंजी है जो आपको दूसरों से आगे रखती है। रुक जाना मतलब एक तरह से खत्म होना। हर दिन सीखना, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर करना शायद उतना ही मुश्किल। कोई ऐसा उदाहरण है जिसने इसे जी कर दिखाया हो? प्राचीन यूनान के दार्शनिक डायोजनीज याद आते हैं। डायोजनीज? हाँ, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के बाजारों में दिन के उजाले में लालटेन लेकर घूमते थे। दिन में लालटेन लेकर? क्यों? लोग पूछते थे क्या ढूंढ रहे हो, तो कहते थे एक ईमानदार, एक सच्चे इंसान को। ये तो अजीब बात है। उनका तरीका अजीब था, पर मकसद बहुत गहरा था, सत्य और ज्ञान की अनवरत खोज। अच्छा। वो रोज बाजार जाते थे, सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि व्यापारियों से, दार्शनिकों से, आम लोगों से मुश्किल सवाल पूछने। खुशी क्या है, सफलता किसे कहते हैं, वो समाज को लगातार कुरेदते रहते थे, सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनका जीवन ही निरंतर सीखने का संदेश था। क्या लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया या मजाक उड़ाया? शुरू में शायद नहीं। एक अमीर व्यापारी ने उनका मजाक भी उड़ाया था, पर डायोजनीज का जवाब था, तुम्हारा पैसा तुम्हें समझदार नहीं बनाता, सीखते रहो वरना खो जाओगे। वाह! उनकी बातों का असर बाद में प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों पर भी पड़ा। उनकी वो लालटेन, वो ज्ञान की निरंतर खोज का प्रतीक बन गई। ये तो दार्शनिक बात हुई। आज के बिजनेस लीडर के लिए इसका क्या मतलब है? आपने जेएफ बेजोस और अमेज़न का जिक्र किया था। हाँ, बेजोस को हम डायोजनीज का आधुनिक अवतार कह सकते हैं, कम से कम सीखने के मामले में तो जरूर। कैसे? 1994 में जब अमेज़न सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचता था, तब से बेजोस का एक ही मंत्र था, ग्राहक को जुनून की हद तक समझो। उन्होंने ये किया कैसे? हर दिन कैसे सीखते थे वो? वो हर दिन घंटों ग्राहकों के रिव्यूज पढ़ते थे, सेल्स डेटा का विश्लेषण करते थे, नई टेक्नोलॉजी पर नजर रखते थे। अच्छा। यहाँ तक कि 2000 का जो .com क्रैश हुआ, जब कई कंपनियां डूब गई, हाँ, तब भी बेजोस ने सीखना बंद नहीं किया। उन्होंने डेटा में पैटर्न देखे। और उन पैटर्न से क्या निकला, क्या समझ आया उन्हें? डेटा ने उन्हें बताया कि भविष्य क्लाउड कंप्यूटिंग का है, और इसी विश्लेषण, इसी दूरदर्शिता के आधार पर AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज की नींव पड़ी, जो आज अमेज़न के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कहते हैं एक बार किसी ने पूछा कि वो इतना डेटा क्यों खंगालते हैं, तो बेजोस ने कहा था, ज्ञान हमारा ईंधन है, रोज सीखो वरना पीछे छूट जाओगे। और अमेज़न आज कहाँ है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। तो डायोजनीज की लालटेन और बेजोस का डेटा, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बिल्कुल। डायोजनीज सत्य खोज रहे थे, बेजोस ग्राहक और बाजार की सच्चाई। दोनों की सफलता का राज था निरंतर, बिना रुके सीखना। तो आज के बिजनेस लीडर के लिए संदेश बिल्कुल साफ है, सीखना कोई शौक नहीं है, ये जरूरत है। रोज सीखे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, यही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। चलिए अब तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। चाणक्य कहते हैं 6 चीजें बिना आग के भी जला देती हैं: अपमान, चिंता, शत्रु का डर, दुष्ट संगति, गरीबी और असंतोष। ये बिना आग की अग्नि, ये क्या है? ये वो नकारात्मक भावनाएं हैं, वो हालात हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। अच्छा। बिजनेस में इसका मतलब है उन अदृश्य खतरों को पहचानना और उनसे निपटना। जैसे टीम में फैला असंतोष, कंपटीशन का डर, कोई गलत पार्टनरशिप हो गई हो, या फिर लीडरशिप में ही आत्मविश्वास की कमी हो। ये चीजें दिखती नहीं हैं, पर कंपनी को अंदर से बर्बाद कर सकती हैं। महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग याद आता है। यहाँ कुरु सभा में उनका जो अपमान हुआ, उन्हें कितनी आगों का सामना करना पड़ा होगा। अपमान, चिंता, डर, असंतोष। बिल्कुल सही। द्रौपदी उस वक्त अकेली थी, चारों तरफ शत्रु थे, पांडव हार चुके थे। आप सोचिए, अपमान की आग, भविष्य की चिंता की आग, कौरवों की ताकत का डर, न्याय ना मिलने का असंतोष, ये सब उन्हें जला रहे थे। लेकिन वो टूटी नहीं। उन्होंने कैसे सामना किया इन सब का? उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने साहस का, धर्म और न्याय के सवाल उठाए। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उस अपमान को ही अपनी ताकत बनाया।
उनका जो विश्वास था कि सत्य और साहस किसी भी आग को बुझा सकते हैं, वो आखिर में सच साबित हुआ। वो विपरीत परिस्थितियों में भी गरिमा और हिम्मत का प्रतीक बनी। ये तो पौराणिक कथा हुई। क्या आधुनिक जगत में भी कोई ऐसा लीडर है जिसने ऐसी आगों का सामना किया हो? एंजेला मर्केल का उदाहरण ले सकते हैं, जर्मनी की चांसलर। जी, 2005 में जब वो चांसलर बनी तो कई चुनौतियां थीं। लोग संदेह करते थे कि एक वैज्ञानिक देश कैसे चला पाएंगी। फिर 2008 का आर्थिक संकट आया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा संकट था। यूरोपीय संघ के टूटने का खतरा मंडरा रहा था। फिर शरणार्थी संकट आया, जिससे देश में असंतोष फैला। ये सब बिना आग की अग्नि ही तो थी। उन्होंने इन सब संकटों का सामना कैसे किया? क्या रणनीति थी उनकी? शांत रहकर, रणनीति बनाकर और धैर्य से। उन्होंने भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों और विश्लेषण पर ध्यान दिया। आर्थिक संकट में जर्मनी को संभाला, शरणार्थी संकट में मानवीय पक्ष दिखाया और अपनी आलोचना का जवाब अपने काम से दिया। जब उनसे पूछा गया कि वो इतना दबाव कैसे झेल लेती हैं, तो उनका जवाब था, संकट मेरी ताकत है, मैं उन्हें अवसर में बदलती हूँ। और दुनिया ने उन्हें कई सालों तक सबसे शक्तिशाली महिला माना। तो द्रौपदी और मर्केल दोनों विपरीत परिस्थितियों में टिके रहे। इससे बिजनेस लीडर क्या सीख सकते हैं? सीख ये है कि अंदरूनी आग, चाहे वो डर हो, असंतोष हो या आलोचना, उसे नजरअंदाज करना खतरनाक है। ये आग अंदर ही अंदर फैलती है। सही बात है। द्रौपदी और मर्केल दिखाते हैं कि इन अदृश्य दुश्मनों का सामना साहस, रणनीति और आंतरिक मजबूती से करना होता है। और अक्सर इन चुनौतियों में ही आगे बढ़ने का, खुद को बेहतर बनाने का मौका छुपा होता है। अब आते हैं चौथे सूत्र पर। ये नींव और सलाहकारों के बारे में है। चाणक्य कहते हैं, नदी के किनारे का वृक्ष, पराई घर की स्त्री, बिना मंत्रियों वाला राजा, ये तीनों जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है बिजनेस के लिए? मतलब बहुत गहरा है। नदी किनारे का पेड़, यानी जिसकी जड़ें कमजोर हों। पराये घर की स्त्री, यानी जिसका अपना कोई सहारा ना हो। और बिना मंत्रियों वाला राजा, यानी अकेला लीडर। अच्छा। चाणक्य कह रहे हैं कि मजबूत नींव, सही साथी और भरोसेमंद सलाहकार के बिना कोई भी संगठन, कोई भी बिजनेस ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। ये जो वन मैन शो का आइडिया है ना, ये खतरनाक है। राजा विक्रमादित्य और उनके 9 रत्न का उदाहरण यहाँ फिट बैठता है। बिल्कुल सटीक बैठता है। विक्रमादित्य के 9 रत्न सिर्फ मंत्री नहीं थे, वो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज थे। हाँ। कालिदास जैसे कवि और नाटककार, मतलब रचनात्मकता। धन्वंतरी जैसे वैद्य, स्वास्थ्य, दूरदर्शिता। अमर सिंह जैसे कोशकार, रणनीतिकार। ये विविधता ही उनकी ताकत थी। क्या कभी ऐसी नौबत आई कि विक्रमादित्य को उनकी जरूरत पड़ी हो इन 9 रत्नों की? कई बार, जब पड़ोसी राज्यों ने हमला किया या जब राज्य में आर्थिक संकट आया, विक्रमादित्य जानते थे कि वो अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकते। उन्होंने अपने 9 रत्नों पर भरोसा किया, उनकी अलग अलग राय सुनी और उन्हें महत्व दिया। कहा जाता है कि जब एक रत्न ने कहा कि उनकी राय दूसरों से अलग है, तो विक्रमादित्य ने कहा, यही विविधता तो हमारी शक्ति है। और इसी विविधता ने उज्जैन को स्वर्ण युग दिया। आज के दौर में इसका कोई उदाहरण है? नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स को देखिए। नेटफ्लिक्स? अच्छा। हाँ, 2007 के आसपास जब डीवीडी रेंटल का जमाना चाह रहा था, नेटफ्लिक्स एक तरह से चौराहे पर खड़ा था। हाँ, वो दौर था। हेस्टिंग्स ने तब अपनी कोर टीम पर भरोसा किया, जिसे हम उनके 9 रत्न कह सकते हैं। टेड सरांडोस, कंटेंट हेड, नील हंट, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, पैटी मैककॉर्ड, कल्चर, एचआर, ये सब लोग। उस टीम ने क्या किया फिर? हेस्टिंग्स ने अकेले फैसला नहीं लिया, उन्होंने अपनी टीम की सुनी। टीम में स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी पर बड़ा दाव लगाने को लेकर काफी बहस हुई। हाँ, वो तो जोखिम भरा कदम था। बिल्कुल, लेकिन अंत में हेस्टिंग्स ने टीम की सलाह मानी और स्ट्रीमिंग में भारी निवेश किया। जब बोर्ड ने सवाल उठाए तो हेस्टिंग्स का जवाब था, हमारी नींव हमारी टीम है और हमें भविष्य के लिए ये करना होगा। और उस फैसले ने नेटफ्लिक्स को कहां पहुंचा दिया, ये हम सब देख रहे हैं। तो विक्रमादित्य और हेस्टिंग्स से क्या सबक मिलता है? सबक यह है कि अकेले चलना आकर्षक लग सकता है शायद, पर टिकाऊ नहीं होता। एक लीडर का असली ताकत उसकी टीम में होती है। चाणक्य, विक्रमादित्य और हेस्टिंग्स सब यही कह रहे हैं, एक मजबूत विविध सलाहकारों की टीम बनाएं, उन पर भरोसा करें और उनकी अलग अलग राय का सम्मान करें। अकेला राजा या सीईओ साम्राज्य नहीं बना सकता, नहीं चला सकता है। और अब आखिरी 5वां सूत्र, ये समानता और हर भूमिका के महत्व के बारे में है। चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मण का बल ज्ञान है, राजा का बल सेना है, वैश्य का बल धन है और शूद्र का बल सेवा है।
ये थोड़ी वर्ण व्यवस्था जैसी बात नहीं लग रही? देखिए, इसे वर्ण व्यवस्था के नजरिए से देखना आज शायद सही नहीं होगा। चाणक्य यहाँ हर वर्ग या भूमिका की अपनी एक विशिष्ट शक्ति या बल बता रहे हैं। अच्छा, मतलब हर रोल की अपनी ताकत। बिल्कुल। बिजनेस के संदर्भ में इसका मतलब है कि संगठन में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसका अपना एक महत्व है, एक यूनिक योगदान है। कोई भी काम छोटा नहीं है और एक सफल कंपनी हर योगदान को महत्व देती है। रामायण में राम सेतु बनाने का प्रसंग याद आ गया मुझे। हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, हाँ, पर एक छोटी सी गिलहरी भी रेत के कण डाल रही थी। बिल्कुल सही। और जब कुछ वानरों ने उस गिलहरी का मजाक उड़ाया तो भगवान राम ने क्या किया? उन्होंने उसे उठाया। उन्होंने गिलहरी को उठाया, उसकी पीठ सहलाई और कहा, हर योगदान बराबर है। वो जानते थे कि सेतु सिर्फ हनुमान के पत्थरों से नहीं बनेगा, उसमें जांबवंत की बुद्धि भी लगेगी और उस गिलहरी की सेवा भी। उन्होंने सबको समान सम्मान दिया। ये समानता की भावना ही उस असंभव कार्य की सफलता का राज थी। ये बहुत खूबसूरत उदाहरण है। क्या आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये भावना दिखती है? सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता है इस संदर्भ में। हाँ, नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में यही करने की कोशिश की है। 2014 में जब वो सीईओ बने तो माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन कुछ हद तक बिखरी हुई मानी जाती थी। हाँ, ऐसा कहा जाता था। अलग अलग डिवीजन में साइलोस थे, टीम वर्क की कमी थी। नडेला ने आते ही वन माइक्रोसॉफ्ट का नारा दिया और एक समावेशी कल्चर बनाने पर जोर दिया। समावेशी कल्चर मतलब? विस्तार से बताएं। मतलब एक ऐसा माहौल जहां हर किसी को लगे कि उसका योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वो टॉप इंजीनियर हो, सेल्स का बंदा हो, मार्केटिंग में हो या फिर कस्टमर सपोर्ट में। अच्छा। नडेला ने हर भूमिका को सम्मान दिया। कहते हैं एक बार एक कस्टमर सपोर्ट कर्मचारी ने उनसे कहा कि उन्हें कोई नहीं पूछता। नडेला ने उसे राम और गिलहरी का किस्सा सुनाते हुए कहा, तुम उस गिलहरी की तरह हो, तुम्हारे बिना माइक्रोसॉफ्ट अधूरा है। वाह! इस सोच का माइक्रोसॉफ्ट पर क्या असर हुआ? जबरदस्त असर हुआ। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा, टीम वर्क बेहतर हुआ और कंपनी ने इनोवेशन पर दोबारा फोकस किया। खासतौर पर उनका जो क्लाउड बिजनेस है, अजोर। हाँ, एजोर। उसने तो कमाल ही कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट फिर से टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे आ गया। तो अंतिम सबक ये है कि टीम में हर खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे उसका रोल कुछ भी क्यों ना हो। बिल्कुल। चाणक्य की बात, राम का संदेश और नडेला की रणनीति सब एक ही ओर इशारा करते हैं। एक लीडर का काम सिर्फ टॉप टैलेंट को पहचानना नहीं है, बल्कि हर सदस्य के यूनिक बल या योगदान को पहचानना और उसे सम्मान देना है। जब हर कोई महसूस करता है कि वो महत्वपूर्ण है, तभी एक संगठन अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाता है। तो ये थे चाणक्य नीति के 5 सूत्र। अनुशासन से प्रतिभा को निखारना, रोज कुछ नया सीखना, नकारात्मकता की अदृश्य आग से बचना, मजबूत सलाहकार टीम बनाना और संगठन में हर योगदान को समान महत्व देना। और हमने देखा कि ये बातें सिर्फ 2300 साल पुरानी पोथियों में बंद नहीं हैं। हाँ। अशोक से लेकर मस्क तक, हाँ। डायोजनीस से लेकर बेजोस तक, द्रौपदी से लेकर मर्केल तक, विक्रमादित्य से हेस्टिंग्स तक और राम सेतु की गिलहरी से लेकर सत्य नडेला तक, ये सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर हैं। बिल्कुल। ये वो नींव हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर कोई भी सफल और टिकाऊ साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ और। वाकई ये सोचने वाली बात है। चाणक्य ने तो साम्राज्य बनाने के गुर सिखाए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सूत्र सिर्फ बिजनेस या सत्ता के लिए ही हैं, या फिर अनुशासन, निरंतर सीखना, नकारात्मकता से बचाओ, सही सलाह और समानता, ये सिद्धांत हमारे निजी जीवन, हमारे रिश्तों, हमारे समाज को बेहतर बनाने में भी उतने ही लागू हो सकते हैं। शायद असली साम्राज्य हमारे भीतर ही है। हाँ। इस पर विचार किया जा सकता है।